मुझे लगता है कि अब आपका जो ब्रेन है वो ट्यून हो चुका होगा सेल्स की तरफ, है ना। तो चलिए देखेंगे कितना आप लोगों का ब्रेन ट्यून हुआ है। सो बात करेंगे हम एडवांस्ड सेलिंग स्किल्स वर्कशॉप। और यहाँ पर कुछ फोटो है ना। सो यहाँ पर 10 फोटो हैं, है ना। और मेरा पहला सवाल आप लोगों से यही है कि जब आप मार्केट में जाएंगे तो आपका पहला कस्टमर कौन होगा। तो आप चैट पे मुझे फोटो का नंबर लिखकर बता सकते हैं। तो फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो 10 नंबर्स हैं, 10 फोटोग्राफ्स हैं। तो आप सबसे पहले किसके पास जाएंगे। आप मुझे नंबर लिख सकते हैं, अपना पसंदीदा नंबर। चलिए, सो अभी हमारा जो माइंड है दोस्त वो सेल्स के लिए ट्यून नहीं हुआ है ना। माइंड जो है आपका अभी बिजनेस के लिए दोस्त ट्यून नहीं हुआ है। तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। एक प्रतिमा विश्वास जी हैं जिनका आंसर करेक्ट है ना। प्रतिमा विश्वास जी हैं जिनका आंसर करेक्ट है कि दोस्त हम सभी के पास जाएंगे। हमारा पहला टारगेट कोई भी हो सकता है। आपको माइंड में कुछ सेट नहीं करना कि बच्चा होगा तो ही मैं जाऊंगा, या प्रोफेशनल होगा तो ही मैं जाऊंगा, या किसान होगा तो ही मैं जाऊंगा। दोस्त, जो भी पहला व्यक्ति दिखेगा वो मेरा कस्टमर है ना। सो माइंड क्या ट्यून करके रखना है आपको कि जो भी व्यक्ति आपको नजर आता है दोस्त सड़क पे या आपके दिमाग में, वो आपका पहला कस्टमर है। सो क्या बात करेंगे, हेल्थ केयर इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, कंज्यूमर माइंडसेट क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, सेलिंग स्किल्स पे बात करेंगे और हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस पे बात करेंगे, है ना। सो हेल्थ केयर, क्योंकि ये एडवांस्ड सेलिंग स्किल्स है तो इसमें स्किल्स तो कम है लेकिन इंडस्ट्री के बारे में जानकारी ज्यादा है ना। क्योंकि इंडस्ट्री के बारे में अगर जानकारी आपको नहीं होगी तो आपको आपका जो बिग पिक्चर है वो क्लियर नहीं होगी। तो बड़ी पिक्चर क्लियर करने के लिए इंडस्ट्री की जान पहचान जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो पुराने जमाने में कहा जाता था कि अगर आप बीमार नहीं हैं तो इसका मतलब आप ठीक हैं। लेकिन अगर हम आज की बात करें दोस्तों तो आज हम बात करते हैं फिजिकल, मेंटल और सोशल। तो फिजिकली आप फिट होने चाहिए, मेंटली आप फिट होने चाहिए और सोशली भी फिट होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपके बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे मिलने जुलने वाले हैं, बहुत सारे रिश्तेदार हैं, बहुत सारे कलीग्स हैं जिनसे आप मिलते जुलते हैं दोस्त, तो आप सोशली स्ट्रांग हैं, है ना। अगर इंसान सोशली स्ट्रांग होगा तो मेंटली स्ट्रांग होगा दोस्त, और मेंटली स्ट्रांग होगा तो ही फिजिकली स्ट्रांग होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपना सोशल दायरा बढ़ाना है दोस्त, है ना। अगर सोशल दायरा आप नहीं बढ़ाएंगे तो आप मेंटली फिट रहेंगे। अगर सोशल दायरा आपका छोटा होगा तो मेंटली भी आप फिट नहीं होंगे, मेंटली फिट नहीं होंगे तो फिजिकली फिट भी नहीं होंगे। अगर हम बात करते हैं कैंसर की, है ना। सो वर्ल्ड कैंसर मार्केट 112.9 बिलियन डॉलर था 2015 में, जो कि 161.30 बिलियन डॉलर हो जाएगा 2001 में, और 183.5 बिलियन डॉलर हो जाएगा 2026 में। सो इसका ग्रोथ रेट 6.8% है दोस्तों। अगर हम इंडियन डायबिटिक मार्केट की बात करें तो फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है इन द वर्ल्ड विद 51 मिलियन पेशेंट्स, और इंडिया लार्जेस्ट डायबिटिक पॉपुलेशन है वर्ल्ड में। और वर्ल्ड मार्केट ग्रो किया था 306 मिलियन डॉलर्स 2009 से 1665 मिलियन डॉलर्स 2017 में, और 18 से 23 में इसकी ग्रोथ 16.9% है। इसके बाद अगर हम सीवीडी की बात करें, है ना, सो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस भी बहुत ज्यादा फैली हुई है और 2.5 मिलियन लाइव्स एवरी ईयर लोग मरते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, है ना, सो ऑस्टियोपोरोसिस इंडिया रैंक करता है फर्स्ट 5 कंट्रीज में, और 2050 तक हिप फ्रैक्चर्स 240% विमेन में और 310% मेन में बढ़ेंगे। और एस्टिमेटेड अगर हम हिप फ्रैक्चर वर्ल्ड वाइड की बात करें तो 1.66 मिलियन था 1990 में, जो कि 6.26 मिलियन हो जाएगा 2050। 1990 में 7.2 मिलियन ब्लाइंड लोग थे दोस्तों इंडिया में, जो कि 8.8 मिलियन हो गए 2015 में, और 47.7 लोग ऐसे मिलियन लोग ऐसे हैं जिनकी विजन लो है ना। और
जिस हिसाब से ग्रोथ रेट है, इंडिया जो है क्वार्टर 1/4 टोटल 36 मिलियन ब्लाइंड में 1/4 नंबर पे आता है दोस्तों। और स्मोकिंग रिलेटेड डिजीज की अगर हम बात करें तो 7 लाख इंडियंस डाई एवरी ईयर, है ना, 7 लाख। 2200 डेथ एवरी डे, 3 पीपल इन एवरी 2 मिनट फ्रॉम स्मोकिंग रिलेटेड डिजीजेस। तो आप देखेंगे कि इंडिया में अगर हम मेजर किलर्स की बात करते हैं तो मेजर किलर्स में इंडिया बहुत आगे है। सो 4 मेजर किलर्स: कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, डायबिटीज, स्ट्रेस और ओबेसिटी। ये 4 तो है ही है। साथ में एनीमिया, एनीमिया भी, न्यूट्रिशन एनीमिया भी बहुत ज्यादा प्रिविलेंट है इंडिया में। और 2008 में 19% इंडियंस थे, जो कि 32.73% हो गए 2012 में। और 2016 में 40% से ज्यादा इंडियंस एनीमिक थे। उन 40% इंडियंस में 60% इंडियन विमेन एनीमिक है। और हैरानी की बात यह है कि 45% ऑफ देम रिसाइड इन अर्बन एरियाज। तो शहरों में, है ना, 60% इंडियन वुमेन में 45% जो है वो शहरों में रहने वाली हैं और 15% गांव में रहने वाली हैं। और मैक्सिमम उनमें से 70 to 90% जो प्रेग्नेंट हैं वो इफेक्टेड होती है। सो ये क्यों हो रहा है? ये दोस्तों इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना, इम्यून सिस्टम हमारा काम नहीं कर रहा है या वीक हो गया है ना। क्यों हो गया है? क्योंकि इन्फेक्शन हमें आजकल लगते ही रहते हैं, किसी ना किसी चीज से कोई ना कोई इन्फेक्शन हमें होता रहता है। कभी वायरस कोई आ गया, कोई बैक्टीरिया आ गया, सो कुछ ना कुछ होता रहता है ना? और अगर हम अपने इम्यून सिस्टम पे काम नहीं करेंगे तो हम बहुत जल्दी बीमार पड़ेंगे। सो अगर हम फ्यूचर की बात करें दोस्त, तो फ्यूचर वेलनेस इंडस्ट्री का बहुत ही बेहतरीन है। क्योंकि आज की डेट में आप देखेंगे तो लोग ऑल्टरनेटिव थेरेपीज की तरफ जा रहे हैं, है ना। दवाई लोग कम खाना चाहते हैं, ऐसी चीजें खाना चाहते हैं जिसका कोई साइड इफेक्ट ना। सो मार्केट साइज की अगर हम बात करते हैं, है ना, अगर हम मार्केट साइज की बात करते हैं तो ओटीसी मार्केट 127.7 बिलियन था 2018 में। और 2019 से 2025 में ये 5.8% के हिसाब से इंक्रीज कर रहा है। और 2025 तक ये $185 बिलियन की इंडस्ट्री हो जाएगी। और अगर इसमें से हम विटामिन और डाइटरी सप्लीमेंट्स की बात करें तो ये 28.5% मार्केट शेयर है इनका। और इंडिया का शेयर 9.3 था 2018 में। तो अगर 127 बिलियन की बात करें तो उसमें इंडिया का शेयर 9.3% था। अगर हम पूरी इकोनॉमी की बात करें, ग्लोबल वेलनेस इकोनॉमी की बात करें तो 4.5 ट्रिलियन मार्केट था 2018 में। और 6.4% एनुअली ग्रोथ कर रहा है ये 2015 से 2017 के बीच। सो ये 3.7 ट्रिलियन था, जो कि अब 4.2 ट्रिलियन रहा 2017 में। सो अगर हम पुराने जमाने से आज के जमाने में देखेंगे तो डिजीजेस का पैटर्न शिफ्ट हो गया। पहले कम्युनिकेबल इंफेक्शियस डिजीजेस होती थी हमारे को, छूने से फैलती थी, है ना। सो टीबी होता था जो छूने से फैल जाता था, हैजा होता था, बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी जो कि कम्युनिकेबल थी, छूने से फैलती थी। लेकिन आज की आप डेट में देखेंगे छूने से फैलने वाली बीमारियां ना के बराबर रह गई हैं और लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस ज्यादा हो गई जो कि नॉन कम्युनिकेबल है। तो ओबेसिटी है, ओबेसिटी किसी के छूने से नहीं फैलेगी। सीवीडी है तो किसी के छूने से नहीं फैलेगा, है ना। एनीमिया है तो किसी के छूने से नहीं फैलेगा। लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज हो गई। और अगर हम अपने एटीट्यूड की बात करें, अपने दिमाग की बात करें, तो हम लोग भी चेंज हो रहे हैं। हम लोग डिजीज मैनेजमेंट से हेल्थ मैनेजमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो पुराने जमाने में डिजीज मैनेजमेंट होता था, ट्रीटमेंट पे आदमी डिपेंडेंट रहता था। तो पुराने जमाने में फूड सप्लीमेंट्स नहीं होते थे, इवन लोग एक्सरसाइज का भी इतना आइडिया लोगों को नहीं था, कैसे अपने आप को फिट रखना है। लेकिन आज की डेट में लोग बहुत ज्यादा इसके प्रति जागरूक हो चुके हैं और वो हेल्थ मैनेजमेंट पे फोकस करते हैं, प्रिवेंशन। सो ड्राइवर्स क्या है मार्केट के ग्रोथ के? क्या ड्राइवर्स हैं, है ना। एक तो लोगों का डिजायर है टू फॉलो हेल्दी लाइफस्टाइल। तो पुराने जमाने में आप देखेंगे कोई कोई लोग होते थे जो एक्सरसाइज करते थे या साइकिलिंग करते थे। आज की डेट में मैक्सिमम लोग अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो एक्सरसाइज करते हैं, जॉगिंग करते हैं, वॉक करते हैं, डाइट कंट्रोल करते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि इंक्रीजिंग अवेयरनेस इंक्रीज हो रही है दोस्त। इंटरनेट के आने से बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। और उसके बाद बहुत सारी कंपनीज ने काम करना शुरू किया है वेलनेस पे।
सो विजिबिलिटी बहुत है प्रोडक्ट्स की, तो आप जगह जगह देखेंगे दुकानों पे किसी ने प्रोटीन पाउडर रखा है, किसी ने कुछ रखा है, किसी ने कुछ रखा है, विजिबिलिटी बहुत है। तो जब आदमी देखता है तो देख के उसकी इच्छा होती है उसके बारे में जानने की, और जानता है तो फिर उसके बाद उसको वो खरीदता है। सो न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो राइट प्रपोर्शन बहुत जरूरी है हमारी हेल्थ के लिए, और हमारी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए 6 फूड ग्रुप्स की जरूरत होती है, और बैलेंस होना चाहिए न्यूट्रिएंट्स का टू मेंटेन ऑप्टिमम हेल्थ। और हर जो एज है ना, डिफरेंट एज पे डिफरेंट नीड्स होती हैं। जैसे बच्चे हैं तो बच्चों को नीड हमेशा ज्यादा होती है, प्रेग्नेंट लेडीज हैं तो उनको नीड हमेशा। सो कंज्यूमर बिहेवियर को समझना बहुत जरूरी है दोस्त, कि वो किस हिसाब से है ना सामान खरीदते हैं। तो ये एक स्टडी है बेसिकली कि एक इंडिविजुअल कस्टमर या ग्रुप कैसे सामान खरीदते हैं, कैसे यूज करते हैं, कैसे वो सेटिस्फाई अपनी नीड्स को करते हैं, है ना। और बाइंग बिहेवियर, तो दो चीजें अलग अलग है ना। एक बाइंग बिहेवियर भी होता है, और बाइंग बिहेवियर क्या होता है कि वो कैसे खरीदता है। तो वो ऑनलाइन खरीदता है, वो ऑफलाइन खरीदता है, वो दुकान पे जाके खरीदता है, वो उसके बारे में पूरा पहले सर्वे करता है ना। और इवन इंटरनेट पे आप ढूंढते हैं, अगर आप अमेजोन से खरीद रहे हैं तो आप उसकी जो लोगों ने उसकी वो डाली हुई है रिव्यूज डाले हुए हैं, रिव्यूज देखते हैं। सो हर एक का डिफरेंट बिहेवियर होता है, डिफरेंट पैटर्न होता है सामान को खरीदने का। इसके बाद आता है बाइंग मोटिव। अब दोस्तों कुछ ना कुछ अगर सामान खरीदना है आप लोगों को, तो उसके लिए कुछ मोटिव होना चाहिए, कोई डिजायर होना चाहिए जिसको आप सेटिस्फाई करना चाहते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आज हमारा मन किया चलो जाके बाजार से शॉपिंग करते हैं, ऐसा नहीं होता है ना। सो कोई ना कोई आपकी डिजायर ऐसी होती है, कोई ना कोई नीड ऐसी होती है जिसको आप सेटिस्फाई करना चाहते हैं दोस्त, है ना। और जैसे आप एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट्स क्या करते हैं, यही काम करते हैं, है ना। सो आपकी जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उसको जगाते हैं, अराउज करते हैं, और एक डिजायर पैदा करते हैं कि आप जाकर उस सामान को खरीदें। सो बाई मोटिव में क्या क्या आता है दोस्त, 3 चीजें आती हैं। पहला आता है डिजायर टू पोजेस। सो डिजायर होती है, आप किसी किटी पार्टी में गए, आपने देखा वहां पर किसी लेडी ने अच्छा सा एक नेकलेस पहना है ना, तो आपके अंदर भी डिजायर होती है उसको खरीदने की, है ना। लेकिन आप अपने आप जाके नहीं खरीदते दोस्त, पहले आपको उसके लिए अप्रूव कराते हैं। तो आप अपनी सहेली को या घर में या जो भी आपके साथ गया है उस पार्टी में, है ना, उसको बताते हो, देखो उस लेडी ने कितना सुंदर नेकलेस पहना है, मेरे गले में कितना अच्छा लगेगा, है ना। तो मान लेते हैं आपकी ननद गई है साथ में, या आपकी सिस्टर गई है, या की बेटी गई है साथ में, तो कहेगी हाँ मम्मी अगर आप ये लोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो वहां से डिजायर क्या शुरू हुई, उस नेकलेस को खरीदने की डिजायर शुरू हुई। सो डिजायर के साथ साथ डिजायर को अप्रूव होना बहुत जरूरी है। उसके बाद सेकंड मोटिव आता है फियर ऑफ लॉस एंड होप ऑफ गेन, है ना। सो फियर ऑफ लॉस क्या होता है कि दोस्त मेरे घर बहुत सारे रिश्तेदार आए हैं और मेरी काम वाली ने छुट्टी मांग ली है। ओहो, कितना मुश्किल हो गया, है ना, कि मेरे घर मेहमान आने वाले हैं और मेरी काम वाली ने छुट्टी मांग ली है। सो आपको फियर हो जाता है कि दोस्त अब ये लोग जो आएंगे तो इनके बहुत सारे काम होंगे घर में जो मुझे अकेले करने पड़ेंगे, है ना। सो आपको एक फियर बैठ गया कि यार अगर ये काम वाली चली गई तो मैं कैसे काम करूंगी। और होप ऑफ गेन, कि अगर मेरे घर में डिश वॉशर होता तो अगर काम वाली छुट्टी पे भी चली जाती तो मेरा काम आसान हो जाता, या मेरे घर में वॉशिंग मशीन होती तो अगर काम वाली छुट्टी पे भी जा रही है तो मेरा काम आसान हो जाता। तो ये भी एक बाइंग मोटिव बनता है। तो अगर अभी तक मैंने वॉशिंग मशीन नहीं खरीदी थी क्योंकि मुझे जरूरत नहीं लग रही थी, मेरे पास काम वाली थी, वो आती थी, कपड़े धोती थी, चली जाती थी। ऑल ऑफ अ सडन वो कपड़े धोने वाली ने कह दिया कि मेरे को 15 दिन के लिए गाँव जाना है और इधर आपके रिश्तेदार घर आ रहे, तो मोटिव बन गया उस वॉशिंग मशीन को खरीदने का। एंजॉयमेंट ऑफ प्लेजर एंड अवॉइडेंस ऑफ पेन, है ना। सो कोई ऐसी चीज
जिससे आपको प्लेजर मिलेगा और पेन अवॉइड होगा, उसका भी एक बाइंग मोटिव होता है ना। सो फॉर एग्जांपल आपका फोन जो है वो पुराना हो गया है और कुछ गेम्स नए आए हैं, या कुछ Amazon प्राइम आपने लिया है, आप पिक्चर देखना चाहते हैं, सो एंजॉयमेंट करना चाहते हैं, लेकिन वो जो फोन है वो पुराना है, उसका जो रैम है वो उतना तेज नहीं है कि उतनी जल्दी प्रोसेस कर सके। सो वो स्ट्रीमिंग पे चला जाता है, तो बहुत टाइम लगता है उस पिक्चर को, सीन को वापस आने में। सो एंजॉयमेंट ऑफ प्लेजर एंड अवॉइडेंस ऑफ पेन। सो हमेशा जब भी आदमी कोई खरीदेगा दोस्त, तो ये 3 बाइंग मोटिव्स जरूर, इनमें से कोई ना कोई जरूर होगा। आप खुद भी सोच सकते हैं कि आपने अब अगर कोई कभी कुछ सामान लिया है तो उसमें आपका इन तीनों में से कौन सा मोटिव रहा होगा। तो हमेशा कोई ना कोई मोटिव होना बहुत जरूरी है, तभी आदमी सामान खरीदने जाता है। अगर हम साइकोलॉजी की बात करें कस्टमर की कि किस तरह से वो खरीदता है, तो 4 इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं दोस्तों, है ना, जो कंज्यूमर बिहेवियर को इफेक्ट करती हैं। वो होता है परसेप्शन, मोटिवेशन, लर्निंग, बिलीव्स एंड एटीट्यूड, है ना। सो परसेप्शन, है ना, बहुत जरूरी है कि किस तरह से मैं उसको परसीव कर रहा हूं। तो आपने देखा होगा जब हम कपड़े खरीदने जाते हैं तो हम शीशे के सामने उसे पहन के देखते हैं, है ना, कि हम कैसे लग रहे हैं। परसेप्शन, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है। साथ ही साथ सोशल फैक्टर्स होता है, जिसमें ग्रुप होता है, फैमिली होता है और सोशल स्टेटस होता है दोस्तों। ब्रांडेड कपड़े हम तभी खरीदते हैं, ब्रांडेड चीजें हम तभी खरीदते हैं जब हमारे उस ग्रुप में या फैमिली में लोग खरीदना शुरू करते हैं। जब तक वो नहीं खरीदते तब तक हम भी नहीं खरीदते दोस्त। अब शूज है, मैं तो वुडलैंड के पहनता हूँ, लेकिन मेरे ग्रुप में सब नाइक या एडिडास पहनते हैं, तो अल्टीमेटली मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक जूता खरीदना ही पड़ेगा यार, एडिडास या नाइक का, कि जब मैं उनके पास जाऊं तो मैं नाइक में होना चाहिए, क्योंकि वो सारे लोग नाइक के शूज पहनते, समथिंग लाइक दैट, है ना। सो मेन इश्यूज क्या आते हैं, परफॉर्मेंस। सबसे पहले आदमी क्या देखता है, परफॉर्मेंस देखता है, कन्वीनियंस देखता है कि मुझे कितना कन्वीनियंट है उसको यूज करना, उसकी अपीयरेंस देखता है, बाहर से कैसा है प्रोडक्ट, कंप्लायंस को इंश्योर करता है कि नहीं करता, स्टैंडर्डाइज्ड है कि नहीं है, और रेफरेंसेस, तो कुछ और लोग भी हैं जो उसको यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। उसके बाद इकोनॉमी देखी जाती है कि पैसा, सेफ्टी देखी जाती है, क्वालिटी देखी जाती है, और आफ्टर सेल्स सर्विस देखी। इसके बाद अब सेलिंग स्किल्स पे आते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम बात करते हैं प्रोबिंग की। शुरू में भी हमने आपको एक दो जगह प्रोबिंग के बारे में बताया है ना। प्रोबिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आस्किंग दी राइट क्वेश्चंस। कभी भी, जैसे हमने पहले भी आपको बताया था, कि कभी भी जाके अपनी बात नहीं शुरू कर देनी, कहानी सुनाना शुरू नहीं कर देना, क्वेश्चंस पूछना बहुत जरूरी है, जिसको हम कहते हैं प्रोबिंग। और प्रोबिंग का क्या प्रोसेस होता है, सिंपल प्रोसेस है कि हम उसके लाइफस्टाइल के बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं, हम के उसके एस्पिरेशन के पूछते हैं, और दोबारा से हम उसके लाइफस्टाइल के बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं, है ना। और ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्रोबिंग का, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो नीड को जानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोबिंग की जाती है। उस सिचुएशन को और ज्यादा फैक्ट्स आपको इकट्ठे करने हैं तो प्रोबिंग की जाएगी। उसकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए प्रोबिंग की जाएगी। आप उसकी सिचुएशन को चैलेंज कर सकते हैं तो भी प्रोबिंग कर सकते हैं। कोई नया आइडिया आपने इंट्रोड्यूस करना है तो आप प्रोबिंग कर सकते हैं। अगर डायरेक्शन ऑफ सिचुएशन को आपने चेंज करना है तो आप प्रोबिंग कर सकते हैं। बेटर सॉल्यूशंस को आपने सेलेक्ट करना है तो प्रोबिंग कर सकते हैं। और अगर आपको एग्रीमेंट पे बंदे को लाना है, सेल को क्लोज करना है, तो आप प्रोबिंग कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों के लिए प्रोबिंग बहुत जरूरी है। यहाँ पर हम एक्सरसाइज कराते हैं, अभी हम आपसे एक्सरसाइज नहीं कराएंगे, तो जब हम कभी 1-to-1 आपके साथ सेशन करेंगे तब इसको हम कराएंगे कैसे करते हैं। वैसे भी प्रोबिंग हम आपको बेसिक सेलिंग स्किल्स में और इंटरमीडिएट सेलिंग स्किल्स पे मैंने काफी डिटेल में आप लोगों को एग्जांपल्स दिए थे प्रोबिंग के, कि किस तरह से प्रोबिंग की जाएगी। तो यहाँ पर हम इसको दोबारा से प्रोबिंग पे नहीं जाएंगे, यहाँ पर हम बेनिफिट्स, बेनिफिट, सेल्स एंड फीचर टेल। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट के फीचर्स अगर आप बताएंगे तो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, है ना। बेनिफिट बताएंगे तो प्रोडक्ट बिकेगा। हम क्या करते हैं, फीचर्स बता के छोड़ देते हैं, उसका बेनिफिट नहीं बताते, जिसकी वजह से लोगों को बात समझ में नहीं आती। फीचर
उस बेनिफिट को जोड़ने का काम आपका है। तो मान लेते हैं कि एक वॉशिंग मशीन है और जिसका फीचर है कि टाइमर है 3 घंटे का। सो आपने किसी व्यक्ति जो खरीदने आया था, लेडी आई थी खरीदने, आपने उसको बता दिया कि ये टाइमर है और ये 3 घंटे का टाइमर है ना, और ये इसका फीचर है ना। अब इस फीचर से आपको क्या फायदा होगा कि जब आप कपड़े धोने लगेंगी और इस टाइमर को लगाएंगी तो 3 घंटे आप बिल्कुल फ्री हैं। आप अपनी सहेलियों के साथ बात कर सकती हैं, आप टीवी देख सकती हैं, आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकती हैं, आप मॉल जाके घर के लिए सामान ला सकती हैं, आप शॉपिंग पे जा सकती हैं। सो 3 घंटे में आप बिल्कुल फ्री हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अब उस लेडी के दिमाग में क्या आएगा, अच्छा अगर मैं ये वॉशिंग मशीन खरीदती हूं और इसमें कपड़े डाल के इसे ऑन कर देती हूं तो मुझे 3 घंटे कुछ नहीं करना, और अभी मैं 3 घंटे कपड़े की मशीन के पास खड़ी रहती थी, एक एक चक्कर हुआ, निकाला, फिर उसको सुखाया ड्रायर में, फिर ये किया वो किया। सो अब उसे समझ में आ रहा है कि इस फीचर का उसके लिए बेनिफिट क्या है ना। तो फीचर के साथ बेनिफिट को जोड़ना बहुत जरूरी है। कैसे जोड़ सकते हैं? विच मीन्स दैट, विच रिजल्ट्स इन, which enables you to, so when you buy, when you start using it, so फीचर के बाद कोई ना कोई इनमें से आप वर्ड जोड़ेंगे तो उस फीचर का बेनिफिट उस व्यक्ति को बताएंगे। सो इफ ये वॉशिंग मशीन में टाइमर है 3 घंटे का, which enables you to be free for 3 hours to do whatever you like, simple। सो खाली हमारे भी प्रोडक्ट्स के फीचर्स बताने से कुछ नहीं होगा दोस्त। मसाले हैं, ये कोल्ड टेक्निक से पीसे जाते हैं, इनमें ये होता है, इनमें वो होता है, ये सब फीचर्स है। बेनिफिट क्या है? विच मीन्स दैट if anybody in your house has allergy from grain, he can also be able to eat it, simple। so बेनिफिट का, फीचर का बेनिफिट के साथ आपने उसको बीच में जोड़ के बता दिया। तो ये दोस्त बताना बहुत जरूरी है, ये हमेशा याद रखना, खाली फीचर नहीं बताना, उस फीचर से उस आदमी को क्या फायदा होगा वो बताना भी जरूरी है। सो ऑब्जेक्शन आपको पता ही है, ऑब्जेक्शन तो आते ही है ना। सो ऑब्जेक्शन क्या होता है? रियल रीजन होता है कि कस्टमर ने अभी यस नहीं बोला, है ना, और इंडिकेट करता है कि डिसीजन अभी स्टिल मिसिंग है। जब तक वो क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक वो हाँ नहीं बोलेगा। सो ऑब्जेक्शन दो तरह के आएंगे दोस्त, टेक्निकल आएंगे और नॉन टेक्निकल आएंगे। और अगर ये दोनों नहीं आ रहे तो इसका मतलब एक्सक्यूज आ रही है ना। सो ऑब्जेक्शन की टेक्निक क्या है? वही सिंपल पुरानी वाली है जो मैंने आपको पहले बताया था। पहले हम उससे क्वेश्चन पूछेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि उसके दिमाग के अंदर है क्या। तो अगर व्यक्ति ने कहा मैं पैसा कमाना चाहता हूं तो हमने उसे सबसे पहले क्या पूछा कि उस पैसे का दोस्त करेगा क्या अगर पैसे तेरे आ गए। तब वो हमें बताएगा कि वो चाहता क्या है, और हमने उसको ध्यान से सुना। ध्यान से सुनने के बाद हमने भी उससे कंफर्म किया, अच्छा तो तू ये चाहता है कि तू एक 3 बेडरूम घर खरीद सके, बहुत बढ़िया। सो उस 3 बेडरूम को करने के लिए तू क्या कर सकता है ना। सो वही पुरानी वाली टेक्निक है ये, लेकिन एक नई टेक्निक हम आज आपको यहां पर बता रहे हैं। वो क्या है? वो है रीफ्रेजिंग, है ना, रीफ्रेज करना। और रीफ्रेज करने से क्या होता है कि अभी तक वो अपने हिसाब से बता रहा था और आप सुन रहे थे, अब आप अपने हिसाब से बताओगे और वो उसको सुनेगा और मानेगा, है ना। और उसको यही लगना चाहिए कि आप जो कह रहे हो उसकी अंडरस्टैंडिंग भी सेम है ना। बताते हैं आपको रीफ्रेज कैसे होता है ना। सो मान लीजिए सिंपल से क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, व्हाई शुड आई यूज योर प्रोडक्ट्स, है ना, हाउ लॉन्ग डू आई नीड टू कंटिन्यू दी सप्लीमेंट्स, डू आई हैव टू चेक विद माई डॉक्टर। तो सिंपल क्वेश्चन है जो लोग पूछते हैं मैं आपके प्रोडक्ट्स क्यों यूज करूं, कितनी देर तक मुझे खाने पड़ेंगे, क्या मुझे डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी, सिंपल। अब हमने क्या करना है, इनको रीफ्रेज करना है।
रिफ्रेश कैसे करना है कि अगर मैंने आपको सही समझा है तो, ये फिक्स्ड लाइन है दोस्त, ये फिक्स्ड लाइन है ना, इसके अलावा कुछ नहीं यूज करना, स्टार्टिंग यही है, अगर मैंने आपको सही समझा है तो, है ना। सो जैसे पहला क्वेश्चन था, मैं आपके प्रोडक्ट्स क्यों यूज करूं, अगर मैंने आपको सही समझा है तो आप कंपनी के बारे में पूरी तरह से कन्विंस्ड हैं, आप हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के बारे में पूरी तरह से कन्विंस्ड हैं, लेकिन हो सकता है आपको बेनिफिट प्रोडक्ट के थोड़े से क्लियर ना हो, तो मैं आपको दोबारा से इसके बेनिफिट्स बता देता हूं। तो दोस्त रिफ्रेश करने से क्या हुआ, दो चीजें आपने कंफर्म कर दी कि दोस्त कंपनी के बारे में तुझे कोई टेंशन नहीं है, वो भी कहेगा हाँ कोई टेंशन नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस भी तेरे को समझ में आ गई, टॉप क्लास है, हाँ जी वो भी समझ में आ गई, तो मुझे लगता है आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी या बेनिफिट, दोनों में से क्वालिटी के चक्कर में मत पड़ो, बेनिफिट के चक्कर में पड़ो, क्योंकि बेनिफिट सामने नजर आएंगे, क्वालिटी नजर नहीं आएगी, तो हमेशा बेनिफिट के बारे में बताना चाहिए। सो उसको दोबारा से बेनिफिट्स के बारे में बता दो, तो दोबारा जब आप बेनिफिट्स के बारे में बताओगे तो उसका ये ऑब्जेक्शन खत्म हो जाएगा। तो ये रीफ्रेजिंग बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा वो है, और इसे आप घर में भी प्रैक्टिस करके अपने बच्चों के साथ देख सकते हो। अगर बच्चा कोई चीज मांगता है ना, फॉर एग्जाम्पल मांगता है, तो अगर मैंने तुम्हें सही समझा है तो तुम मुझसे चॉकलेट मांग रहे हो, लेकिन तुम चॉकलेट क्यों मांग रहे हो ये मुझे समझ में नहीं आया, तो ऑब्जेक्शन जो है वो खत्म हो जाता है एकदम से। सो रोल प्ले अभी हम करा नहीं सकते दोस्त आप लोगों के साथ। सो ये प्रोग्राम यहीं तक था।